हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो की तरह से इस बार भी मैं आपके सामने आया हूँ और आज भी हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत के एक टॉपिक के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मराठा साम्राज्य के बारे में। मैंने आपको बताया था कि मराठों के इतिहास को हम अध्ययन करने के लिए उसको दो भागों में बांट लेते हैं। पहला था 17वीं शताब्दी से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु तक। दूसरा, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत मराठों की साम्राज्य की स्थिति क्या रही थी। आज हम डिस्कस करेंगे औरंगजेब की मृत्यु के उत्तरार्ध में मराठा साम्राज्य की हालात कैसे रहे थे। इससे पहले मैं पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस किए थे उसके आंसर मैं आपको दे दूं। मेरा पहला क्वेश्चन था कि कौन सी 7 रानियों में से कौन सी रानी शिवाजी के साथ सती हुई थी, तो उसका आंसर है पुतलीबाई भोसले। दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में पागा क्या होते थे। पागा जो थे वो स्टेट डिपेंडेंट सोल्जर होते थे। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि साहू जी, छत्रपति साहू जी के संघर्ष के दिनों में बालाजी विश्वनाथ ने उनकी बहुत मदद की थी। बालाजी विश्वनाथ से खुश होकर के छत्रपति साहू ने उन्हें 1708 ईस्वी में सेनाकार्ते की उपाधि दे दी तथा 1713 ईस्वी में पेशवा की उपाधि दे दी। अब 1713 से लेकर 1720 तक बालाजी विश्वनाथ पेशवा बना रहा और बालाजी विश्वनाथ को ही मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक मानते हैं। बालाजी विश्वनाथ एक बहुत डिप्लोमेटिक आदमी था, राजनीतिक कुशल आदमी था। बालाजी विश्वनाथ ने कुछ ऐसे भी काम किए जो शिवाजी के समय में मराठों के लिए एक बहुत ही कठिन काम हुआ करता था, जिसमें था जंजीरा की सिद्धि। जंजीरा की सिद्धियों से शिवाजी, मराठा साम्राज्य हमेशा परेशान रहता था। जंजीरा की सिद्धि बार बार मराठा साम्राज्य में लूटपाट करते रहते थे। बालाजी विश्वनाथ ने जंजीरा की सिद्धियों से संधि करके उनके आक्रमण को ख़त्म किया। इसके साथ ही साथ बालाजी विश्वनाथ ने मुग़ल बादशाह के एक निज़ाम, एक सरदार सैयद अली से संबंध किया था। इस संबंध को मराठों का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जो 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ और सैयद अली के बीच में हुई थी। इस संधि के अनुसार साहू जी महाराष्ट्र और उसके साथ ही साथ मराठाओं द्वारा विजित सारे क्षेत्र के स्वामी बनेंगे तथा दक्षिण के अन्य 6 राज्यों से चौथ वसूलने का अधिकार भी मराठों को मिलेगा। इसके बदले में मराठों को ज़रूरत पड़ने पर मुग़ल बादशाह के लिए 15,000 घुड़सवार और प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए मुग़ल बादशाह को भेंट करने पड़ेंगे। अब 1720 ईस्वी में जब बालाजी विश्वनाथ का जब निधन हुआ, तो उसके बाद उसका पुत्र बाजीराव, पेशवा बाजीराव को साहू जी ने पेशवा की उपाधि दी। वो उस समय मात्र 20 वर्ष का था और मराठों के इतिहास का शायद सबसे कुशल युद्धकर्ता, कुशल नेतृत्व करता था। जब बाजीराव पेशवा बना तो उस समय उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। उस समय जंजीरा के सिद्धियों द्वारा बहुत सारे क्षेत्र मराठों के हड़प लिए गए थे और उसके साथ ही साथ जो कोल्हापुर के मराठा वंशज थे, जिसमें राजाराम के वंशज आया करते थे, उनको हैदराबाद का निज़ाम हमेशा उकसाता रहता था, मराठा राज्य में फूट डालने की कोशिश करता रहता था, जिससे भी पेशवा बाजीराव को संघर्ष करना पड़ा। तो निज़ाम का दमन करने के लिए पेशवा बाजीराव ने निज़ाम के साथ संघर्ष किया और 1728 ईस्वी में निज़ाम को परास्त करके निज़ाम के साथ पालखेड़ की संधि की, जिसके कारण निज़ाम के विजित क्षेत्रों में मराठों को चौथ वसूलने का अधिकार मिला। इसके बाद 1731 ईस्वी में पुनः एक बार निज़ाम को हराया, जिसके फलस्वरूप निज़ाम ने मराठा पेशवा के अधीन रहना स्वीकार कर लिया था। दूसरा बड़ा काम इसने किया गुजरात विजय। इसने अपने एक सेनापति त्र्यंबक राव दाभाते को गुजरात से चौथ वसूलने की छूट दी।
अब त्रयंबकराव दाभाते थोड़ा लालची किस्म का था, तो वो चाहता था कि गुजरात के साथ साथ मालवा के क्षेत्र में भी चौथ वसूलने का अधिकार उसको मिल जाए, जिससे नाराज होकर के बाजीराव पेशवा ने गुजरात पे आक्रमण किया और उसे उसके पद से हटा दिया। मालवा का विजय इसने 1728 ईस्वी में किया था। मालवा एक ऐसी जगह थी जिससे होकर के गुजरात से दक्षिण में व्यापार किए जाते थे, तो यहाँ पर हमेशा से बाजीराव की नज़र थी। अब बाजीराव ने वहाँ के तात्कालिक शासक गिरधर बहादुर को 1728 में हरा करके मालवा को जीत लिया। दिल्ली पर आक्रमण। अब बाजीराव की नज़र मुगल साम्राज्य की तरफ पड़ी। बाजीराव ने कहा था कि ये जर्जर पड़ी मुगल वृक्ष को उसकी शाखाओं से ना अटैक करके सीधे उसके तने पर आक्रमण किया जाए, शाखाएं तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। और उसने 1737 ईस्वी में दिल्ली पे आक्रमण किया और दिल्ली के किले को 3 दिनों तक घेर के रखा, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली के मुगल बादशाह को पेशवा के मन माफिक संधि करने पे विवश होना पड़ा था, जिससे रुष्ट होकर के मुगल बादशाह ने वापस जाते हुए पेशवा पर पीछे से अटैक करने के लिए अपने निज़ाम को भेजा, जिसके फलस्वरूप निज़ाम और पेशवा के बीच भोपाल का युद्ध हुआ। इस भोपाल के युद्ध में पेशवा ने निज़ाम को हराया और दुरई की संधि करने के लिए मुगल बादशाह को विवश कर दिया। इसी के शासनकाल में वशीन विजय हुई। 1739 ईस्वी में मराठों ने पुर्तगालियों से वशीन आइलैंड को छीन लिया था। ये भी मराठा साम्राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इतना महान योद्धा अल्प आयु में ही मर गया था। इसने बुंदेलखंड पे भी चढ़ाई की थी। जब मुगल बादशाह ने मोहम्मद खान बख्श को इलाहाबाद का सूबेदार बनाया, तो इलाहाबाद की सूबेदारी में बुंदेलखंड का प्रांत आता था। अब बुंदेलखंड जो था वो राजपूतों का एक इलाका था। राजपूतों से मोहम्मद खां बख्श रुष्ट रहता था, इसलिए उसने सोचा कि इन राजपूतों को बुंदेलखंड से बाहर ही खदेड़ देते हैं। तात्कालिक बुंदेलखंड का शासक छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा से मदद मांगी, जिसके फलस्वरूप बाजीराव पेशवा ने मदद भेजी और बाजीराव पेशवा ने मुगल सूबेदार को हरा करके बुंदेलखंड को वापस सौंप दिया छत्रसाल को। इससे प्रसन्न होकर के छत्रसाल ने एक दरबार का आयोजन किया। बहुत सारी जागीरें, झांसी अन्य अन्य प्रदेशों की जागीर के साथ साथ उन्होंने एक नर्तकी मस्तानी को भी उस दरबार में भेंट के रूप में प्रस्तुत किया बाजीराव पेशवा के सामने। अब मात्र 40 वर्ष की अवस्था में 1740 ईस्वी में पेशवा बाजीराव का देहांत हो गया था, जिसके उपरांत उसका पुत्र बालाजी बाजीराव, जो बाद में नाना साहब के नाम से भी जाना गया, वो पेशवा बना। इसके समय में मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। इसने दक्षिण में निजाम को फिर से हरा करके मसूरी में हैदर अली से संघर्ष करके चौथ वसूलना शुरू कर दिया था दक्षिण में भी। ये नाना साहब जो था वो पूरी तरह से अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के इशारों पर चलता था। सदाशिवराव भाऊ उसका बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति था। उसका चचेरा भाई भी था सदाशिवराव भाऊ। अब इसी के शासनकाल में मराठा जो है दिल्ली और पंजाब में उलझ गए। सबसे पहले रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठों ने 1757 ईस्वी में दिल्ली की तरफ चढ़ाई किया और दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के खास नजीबुद्दौला को मीर बख्श के पद से हटा करके दूसरे को वहाँ पर बैठाया। इसके साथ ही साथ रघुनाथ राव ने पंजाब की तरफ आक्रमण किया और पंजाब में अहमद शाह अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर को वहाँ से खदेड़ दिया और वो हिस्सा उन्होंने दत्ताराव सिंधिया को दे दिया था शासन करने के लिए। अब इन सब कारणों से रुष्ट होकर के अहमद शाह अब्दाली ने 1759 ईस्वी में पंजाब की तरफ कूच कर दिया। बहुत सारे इतिहासकारों का ये भी मानना है कि अहमद शाह अब्दाली एक कट्टर मुसलमान था, तो इसलिए वो मराठों के द्वारा अपने ही सहधर्मियों के खिलाफ किए जाने वाले षड्यंत्रों, किए जाने वाले अत्याचारों से रुष्ट था, जिसके कारण उन्होंने मराठों के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप पानीपत के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने आई।
अब जब 1759 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली पंजाब की तरफ बढ़ा तो उसे रोकने की कोशिश बहुत सारे राजाओं ने की। इसमें साबाजी, दत्ता राव सिंधिया, ये लोग सामने आए, लेकिन ये कोई भी इतना सक्षम नहीं था कि वो अहमद शाह अब्दाली का सामना कर सके। अब जब नाना साहब को ये खबर पहुंची तो नाना साहब ने अपने विश्वास पात्र सदाशिवराव भाऊ और अपने पुत्र विश्वासराव पेशवा को सेना के साथ दिल्ली की तरफ चढ़ाई करने के लिए भेजा। इसके परिणाम स्वरूप 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी को पानीपत के मैदान में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठी सेना अहमद शाह अब्दाली से का सामना हुआ। इसके परिणाम स्वरूप इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों की शक्ति को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया और बहुत भारी क्षति के साथ मराठे इस युद्ध में हार गए थे। इस युद्ध में निजामुद्दौला के साथ साथ अवध के नवाब सिजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। मराठों के साथ ना तो जाट सूरजमल आया, ना तो राजपूत आए और ना ही सिख आए, जिसके परिणाम स्वरूप मराठों की बहुत बुरी हार हुई थी। बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि इस युद्ध में मराठों की सैन्य शक्ति क्षीण हुई, इसके अतिरिक्त इस युद्ध के कोई परिणाम नहीं थे। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि पानीपत की युद्ध ने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। इतिहासकार सिडनी ओवन का कहना है कि पानीपत की युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठा शक्ति एकदम चरमरा गई थी। मराठा शक्ति को एक दैत्य की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा है कि पानीपत के युद्ध ने इस दैत्य को ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया कि उसे संभलने में एक लंबा समय लगा। और इस समय अवधि में अंग्रेज अपने आप को इतना मजबूत कर चुके थे कि जब ये उठ खड़ा हुआ तो इसे दूर खदेड़ने के में अंग्रेज कहीं ना कहीं सक्षम हो चुके थे। एक और इतिहासकार श्री BR सरदेसाई का कहना है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने ये निश्चय तो नहीं किया कि भारत में शासन कौन करेगा, अपितु ये जरूर निश्चय कर दिया कि भारत में शासन कौन नहीं करेगा, अर्थात भारत में मराठे शासन नहीं करेंगे। पानीपत के तीसरे युद्ध इतना विभत्स था कि कहा जाता है कि महाराष्ट्र में शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसने अपने सगे संबंधियों को न खोया होगा। कई परिवार के परिवार ही साफ हो गए थे। इस युद्ध में सदाशिवराव भाऊ, राजकुमार पेशवा के साथ ही साथ 27 बड़े सरदार, सैकड़ों छोटे सरदारों के साथ साथ लगभग 75,000 के आसपास मराठा सैनिक इसमें मारे गए थे। इस युद्ध का कोई बहुत अच्छा परिणाम अहमद शाह अब्दाली को नहीं मिला। अहमद शाह अब्दाली को इस युद्ध से कुछ नहीं मिला था। अहमद शाह अब्दाली थोड़े दिनों तक दिल्ली में राज किया और उसके बाद वो पुनः अपने प्रदेश कांधार की तरफ लौट गया था। अब जब ये खबर नानाजी पेशवा को मिली कि उसने अपने 2 हीरे पानीपत के युद्ध में खो दिए हैं, तो वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाया और 1761 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के पश्चात माधवराव जो उसका पुत्र था वो गद्दी पर बैठा, लेकिन माधवराव का जो जीवन था वो संघर्षों से भरा रहा, क्योंकि खुद के उसके चाचा रघुनाथ राव ने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। अब जब माधवराव मरा तो उसका बेटा नारायण राव गद्दी पर बैठा, लेकिन रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी, जिसका मराठा में बहुत विरोध हुआ। तो रघुनाथ राव मजबूर होकर के मराठा साम्राज्य छोड़ करके बम्बई की अंग्रेजी सरकार से जाकर के मिल गया था। और इसके तदुपरांत माधव नारायण राव को मराठा पेशवा बनाया गया था। माधव नारायण राव को मराठा पेशवा बना करके नानाजी फडणवीस ने मराठा सरदारों की सारी बागडोर अपने हाथ में सौंप ले ली थी और उन्होंने 12 भाई काउंसिल का गठन किया था। अब जब रघुनाथ राव बम्बई सरकार में अंग्रेजों से मिला तो उसके बाद सूरत की संधि हुई थी। इस सूरत की संधि के अकॉर्डिंग अंग्रेज
रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए 2500 अंग्रेजी सैनिकों के साथ मराठों पे आक्रमण करेंगे और इस आक्रमण का पूरा खर्च रघुनाथ राव को उठाना पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में 3 लड़ाइयाँ हुई, जिससे 3 आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से लेकर 82 तक चला, इसके परिणाम स्वरूप पुरंदर की संधि हुई थी, सालाबाई की संधि हुई थी। इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम अंग्रेज़ों के पक्ष में क्या रहा कि अंग्रेज़ों ने मैसूर के सुल्तान हैदर अली को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया और सालसीट नामक प्रदेश जो पुर्तगालियों से मराठों ने जीता था वो पुनः मराठों से जीत लिया अंग्रेज़ों ने। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप अब मराठा साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे बहुत सारे टुकड़ों में बट गया था। होलकर अलग हो गए थे, भोसले अलग हो गए थे, सिंधिया अलग हो गए थे। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप सिंधिया और भोसले ने 2 स्वतंत्र संधियां की अंग्रेजों के साथ, जिसमें पहली संधि देवगांव की संधि जो 17 दिसंबर 1803 में हुआ था वो भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जन की संधि हुई थी जो सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुई थी। इसके साथ ही साथ बेसिन की संधि भी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के उपरांत हुई थी। इस बेसिन की संधि ने पेशवा के राजनीतिक सत्ता को लगभग छीड़ कर दिया था। इस बेसिन संधि के परिणाम स्वरूप हर वो संधि जिसमें पेशवा संलग्न होगा, अंग्रेज मध्यस्थता के रूप में आएंगे। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, निर्णायक आंग्ल मराठा युद्ध, जिसके उपरांत मराठों की सत्ता पूरी तरह से खत्म हो गई थी, वो 1817 से लेकर 1818 तक लड़ी गई थी। इस युद्ध के उपरांत 2 संधियाँ हुई थी और ये युद्ध जो था, इस युद्ध के उपरांत एक पूना की संधि हुई थी और ये युद्ध जो था वो वॉरेन हेस्टिंग के आने पे लड़ा गया था। वॉरेन हेस्टिंग ने पिंडारियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना शुरू कर दिया था, जिससे पेशवा को ऐसा लगा कि उसकी जो राजनीतिक गौरव है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप तत्कालिक पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पूना की संधि हुई थी। पूना की संधि बहुत ही अपमानजनक संधि थी और इस संधि में पेशवा को बाध्य होकर हस्ताक्षर करना पड़ा कि मराठा सरदार का अब पेशवा प्रमुख नहीं रहेगा। अब मराठा साम्राज्य के पतन के कारणों पर हम थोड़ा डिस्कस कर लें तो मराठा साम्राज्य के पतन के जो प्रमुख कारण थे उसमें सबसे पहला कारण था अयोग्य नेतृत्व। 18वीं शताब्दी आते आते या यूँ कहें 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक मराठों का जो नेतृत्व था वो कमज़ोर हाथों में जाने लगा था और 1790 से 1800 के आसपास उसके कुछ प्रमुख योद्धा, जिसमें अहिल्याबाई होलकर, नानाजी फडणवीस के साथ साथ महादर जी सिंधिया, ये कुछ ऐसे मराठा योद्धा थे जिनकी अचानक से मृत्यु हो जाने के कारण भी मराठा साम्राज्य पूरी तरह से टूट चुका था। इसके दूसरी तरफ अंग्रेज के जो भी नेतृत्व करता था वो एक कुशल नेतृत्व करता थे। दूसरा कारण था एक स्थिर आर्थिक नीति का अभाव होना। मराठों की जो भूमि थी वो बंजर भूमि थी, पथरीली भूमि थी, तो कृषि योग्य भूमि थी नहीं। तो मराठे जो थे वो पूरी तरह से आर्थिक रूप से चौथ पे डिपेंडेंट रहते थे। चौथ पे डिपेंडेंट रहने के कारण जिस भी राज्य से वो चौथ वसूलते थे उस राज्य के लोग मराठों से हमेशा विरोधाभास प्रदर्शित करते थे। तीसरा कारण था मराठों की खराब सैनिक प्रणाली। मराठा जो थे उनकी जो प्रारंभिक सैनिक प्रणाली थी वो गुरिल्ला वार थी। बाद में मराठे जो थे वो गुरिल्ला वार की पद्धति को छोड़ तो दिए, लेकिन पूर्ण रूप से अपने आप को पाश्चात्य युद्ध प्रणाली में प्रशिक्षित नहीं कर पाए थे, जिसके कारण वो अंग्रेजों के सामने कहीं नहीं टिक सके। अगला कारण था आत्मनिर्भरता की कमी। अब हम बात करेंगे मराठा सैनिकों के बीच में, तो जो मराठा सरदार थे उसमें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता नहीं थी। मराठा जितने भी सरदार थे वो अपने पड़ोसी राज्यों पे डिपेंडेंट रहते थे, उनसे सहायता मांगने के लिए आतुर रहते थे, जो एक बहुत बड़ा कारण बना मराठों के पतन का। अगले कारण पर डिस्कस करेंगे असहयोग। ये बहुत बड़ा कारण था। मराठा हमेशा आर्थिक
अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अपने आस पड़ोस के राज्यों पे हमेशा आक्रमण किया करते थे, हमेशा उनको प्रताड़ित करना, अत्याचार करना, जिसके कारण उनके पड़ोसी राज्य जो थे हमेशा असहयोग की भावना प्रदर्शित करते थे। यहाँ तक कि जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो भी पड़ोसी राज्यों ने मराठों का साथ नहीं दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध में, अहमद शाह अब्दाली से युद्ध में भी बहुत सारे पड़ोसी राज्यों ने उनका साथ नहीं दिया। कहा जाता है कि अगर हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर के निज़ाम हैदर अली से इनके संबंध अच्छे रहे होते तो और ये संगठित होकर लड़े होते तो मुट्ठी भर अंग्रेज इस देश पे कभी शासन नहीं कर पाए होते। कहीं ना कहीं ये सभी कारण थे जो मराठा साम्राज्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बना। बहुत सारे इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि मराठा उसी पतित राजनीतिक नीति का प्रयोग करते थे जिसका मुगल साम्राज्य के लोग करते थे। ये भी केवल और केवल अपने आप को राजस्व वसूली पर डिपेंडेंट करते थे, कोई इनकी आर्थिक नीति नहीं थी। जब भी इनको ज़रूरत पड़ती दूसरे राज्य पे अटैक करके उससे आर्थिक लाभ ले लिया करते थे। ये सब एक बहुत बड़ा कारण थे जिसके कारण मराठा राज्य जो 17वीं शताब्दी के आसपास एक चमकते सितारे के रूप में उजागर हुआ और बहुत 1 से 2 शताब्दियों तक राज करके वो पूरी तरीके से लुप्त हो गया मराठा साम्राज्य। अब पिछले वीडियो की तरह से इस वीडियो में भी मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज ने 1817 में की गई पूना की संधि, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पूना की संधि में तत्कालिक पेशवा बाजीराव द्वितीय को ये बाध्य किया कि वो अपमानजनक संधि करे, जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा मराठा संघों का प्रमुख सरदार नहीं रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि कौन सा अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक के समय में अंग्रेज दूत के रूप में वहाँ मौजूद था। धन्यवाद।